तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, ये हमारे लेक्चर नंबर 5th साउंड हमारा क्लास 9 का फिजिक्स का उसका लेक्चर नंबर 5th। और आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, इसके साथ ही जुड़े हुए दो और टर्म्स जैसे कि एको और रेवर्बरेशन। ठीक है, तो आज हम इनको स्टडी करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? चलो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड छोड़ो, रिफ्लेक्शन देखा कहीं पर? रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन लाइट का होता है। क्या होता है उसमें? कोई एक सरफेस होती है, लाइट इधर से आती है, इधर से इस तरीके से लाइट आती है और इधर चली जाती है। ऐसे आई और ऐसे चली गई टकरा के। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अरे ऐसे सब एग्जांपल लो कि मान लो ये सरफेस है, यहां पे एक बॉल है, तुमने एक बॉल को सरफेस पे ऐसे फेंका, ये एक बॉल है, ठीक है, रबर बॉल है। रबर बॉल को ऐसे जो हमारा सरफेस है उस सरफेस पे इस तरीके से थ्रो किया गया, तो वो क्या होगा? इस तरीके से जाएगी और इस तरीके से बाउंस होके उधर चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। मतलब सरफेस से टकराई और सरफेस से टकराने के बाद बाउंस हो गई, ठीक है, बाउंस हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं सरफेस पे, यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक, किसी चीज सरफेस को स्ट्राइक करके बाउंस बैक होना, सरफेस को स्ट्राइक करके बाउंस बैक होना, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगर साउंड ऐसे बाउंस हो रही है तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर यहाँ पे इस तरीके से लाइट है तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर यहाँ पे बॉल है तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में कुछ चीजें होती है, एक तो हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है, ये क्या है? हमारी सरफेस। ये हमारी जो सरफेस है, अब ठीक है, सरफेस पे अगर मैं एक 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बनाऊं, 90 डिग्री का एंगल क्या होता है ये मत पूछना। एक मैंने लाइन बना दी जो कि सरफेस से क्या 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर है सरफेस के। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, इस लाइन को जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर। याद रखना किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के। जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ उस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, उस सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो बॉल या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, वो किस साइड से आया है? इस साइड से आया, इस वाली साइड से आया है ना, तो इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट। इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट वेव बोल लो। साउंड क्या है? वेव, इंसिडेंट वेव, ठीक है। साउंड क्या है? वेव, ठीक है। मान लो ये साउंड है, ये साउंड आई यहां से और ऐसे टकरा के चली गई, ठीक है। साउंड ऐसा करती है। अगर मान लो मैं इस बोर्ड की तरफ बोल रहा हूं, ठीक है, बोर्ड की तरफ बोल रहा हूं, तो बोर्ड मेरे जो यहां से साउंड निकल रही है वो इस बोर्ड से टकरा के उस डायरेक्शन में कहीं जा रही है, लेकिन वो हमको फील नहीं होता। अभी देखते हैं क्यों। क्योंकि जो हमें एको सुनाई देता है ना, एको सुना होगा ना, क्या बोलते हैं उसको? आवाज गूंजना। आवाज जो गूंजती है उसको प्रतिध्वनि कुछ भी कह सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं। तो वो जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से ही होता है। साउंड क्या करती है? एक सरफेस से टकराती है किसी से भी और दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, बॉल की तरह। जैसे एक बॉल को हमने फेंका और वो उस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसमें कुछ चीजें होती हैं जो कि हमेशा होती हैं रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में हमेशा होती हैं। इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट वेव, और इसको हम इस इंसिडेंट वेव और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। अब देखो ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है। इंसिडेंट वेव नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, ये देखो ये वाला एंगल नॉर्मल, ये तो हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट वेव के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इंसिडेंट वेव के बीच में जो बन रहा है, इसी तरीके से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में जो एंगल बनेगा, नॉर्मल
और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच का जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, इनके बीच में इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? पहले वो देखो, एंगल इंसिडेंस को एंगल आई, ठीक है, एंगल आई, और इसको एंगल आर, ठीक है, एंगल आर। तो रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन चाहे लाइट का हो चाहे साउंड का हो, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं। मार्कर का ढक्कन गिरते हुए, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं जिनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हमेशा ऐसा होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जहां कहीं रिफ्लेक्शन हो वहां ये लॉ लगेगा, ठीक है। सेकंड क्या? अच्छा, इसको मैं और भी क्या लिख सकता हूं? इसको मैं अगर एक्सपेंड करके लिखूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकंड क्या होता है? सेकंड लॉ ये होता है, बहुत ही सिंपल है, समझना। देखो, सेकंड लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे या इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल, ये तीनों जो है, और साथ में ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन हुआ है, ये चारों चीजें एक ही प्लेन में होती हैं, एक प्लेन में होती हैं। देखो, प्लेन क्या होता है? एक 2D शेप होती है जिसका एरिया हो, ठीक है, जिसकी लेंथ हो और विड्थ हो, एक प्लेन। ये बोर्ड मान लो, ये बोर्ड जो है ना, ये बोर्ड एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन है ये प्लेन। तो देखो, मैंने इन तीनों को प्लेन में बना दिया ना। सेकंड लॉ हमारा यही कहता है, इन चारों चीजों को, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल, और वो पॉइंट जिसपे क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन हुआ, उनको हम एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, उनको हम एक प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, मैंने ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ मैंने करके भी, ये मैंने प्लेन पे ही तो ड्रॉ किया है, तो यानी ड्रॉ हो सकते हैं तीनों आ गए ना एक प्लेन में। अरे देखो और समझो, देखो मान लो ये तो हमारा, ये जो रेड पेन है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल है ये सरफेस पे। ये मेरा हाथ जो है सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, ऐसे अज्यूम कर लेना, यहाँ पे कोई सरफेस है, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। अब देखो, ये एक रिफ्लेक्टेड, ये एक इंसिडेंट वेव आई, इंसिडेंट साउंड वेव, ये इंसिडेंट साउंड वेव आई। अब ये साउंड वेव क्या करेगी? यहां से इंसिडेंट होगी, यहाँ तो सरफेस है, सरफेस से क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई रिफ्लेक्ट। तो ये हमको एक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, ठीक है। इंसिडेंट रे आई, ये देखो इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे गई। अब क्या इन तीनों को मैं एक प्लेन में ला सकता हूं? ये देखो एक प्लेन में है ना, ये देखो, ये था, ये देखो इनके पीछे, ये देखो मेरा हाथ जो है ये प्लेन है। भाई प्लेन क्या होता है? जिसकी लेंथ हो और विड्थ हो। तो देखो मेरे हाथ की कुछ यहाँ पे लेंथ है और कुछ विड्थ भी है, ठीक है, तो एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन में आ गई। इसी तरीके से बोर्ड भी एक प्लेन है, तो देखो बोर्ड के प्लेन में भी आ जाएंगी ये तीनों। इस तरीके से हम इनको एक प्लेन में ला सकते हैं। इंसिडेंट वेव, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कैन, या फिर छोड़ो, कैन भी इतना लंबा स्टेटमेंट क्यों, छोटा बनाते हैं इसको। इंसिडेंट रे lie in a same plane, एक सेम प्लेन में लाई करेंगे, तीनों एक प्लेन सरफेस पे आएंगे, तीनों हमेशा एक प्लेन सरफेस पे होंगे। तो ये इस तरीके से होता है हमारा रिफ्लेक्शन, ठीक है। कोई भी चीज है वो आई, एक सरफेस से टकराने के बाद बाउंस बैक हो गई दूसरे डायरेक्शन, थोड़ा सा मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले ऐसे जा रही थी, अब वो उधर की तरफ चली गई। पहले सोचो, पहले कहां जाती? यहां पे चली जाती, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां चली गई? इधर चली गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद उस डायरेक्शन में चली गई।
ये होता है ना रिफ्लेक्शन। और सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट वेव के बीच का एंगल। इसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच का एंगल। ठीक है, नोट करो इतना, वीडियो पॉज करके करो भाई नोट। नोट करो। चलो भाई, अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। देखो इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। साउंड सोचो, साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है, ये चीज हमको पता है। अगर हम इसका कुछ यूज कर पाए, इसका कुछ एप्लीकेशन कर पाए हम, तो सोचो कितना फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि साउंड जो है अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो रही है, हमें उसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो रही है। हम अगर चाहें तो उसका कुछ यूज भी कर सकते हैं। अब हम वो करेंगे, यूज देखते हैं इसके किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो साउंड जब रिफ्लेक्ट होती है, मान लो इस टाइप का एक पाइप है हमारे पास, और यहां से एक साउंड जो थी इस साइड से, एक साउंड इसके अंदर जाती है। ठीक है, इस साइड से एक साउंड गई इसके अंदर, ऐसे ये इस तरीके से एक साउंड गई इसके अंदर। ठीक है, ये गई एक साउंड इसके अंदर। अब ये साउंड क्या करती है, साउंड होती है रिफ्लेक्ट। साउंड क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो साउंड हो गई सरफेस से, ये एक सरफेस है ना इसका, ये सरफेस, ये सरफेस है, सरफेस से टकरा के हो गई रिफ्लेक्ट, इधर ये आ गई रिफ्लेक्ट होके साउंड। ठीक है, इधर आ गई रिफ्लेक्ट होके, ये आ गई रिफ्लेक्ट होके। अब दोबारा रिफ्लेक्ट, यहां भी सरफेस है, इससे दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई। जहां उसको सरफेस मिलेगी, सरफेस से साउंड टकराएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये भी एक सरफेस आई, इधर फिर रिफ्लेक्ट हो गई, यहां पे फिर सरफेस आई, फिर रिफ्लेक्ट हो गई और निकल गई बाहर, बाहर निकल गई। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, साउंड जो यहां से आई थी उसका एम्पलीट्यूड जो था वो कम था। एम्पलीट्यूड क्या होता है, साउंड भाई एक वेव है ना, साउंड क्या एक वेव है। ठीक है, साउंड एक वेव है। वेव में क्या होता है, जो उसकी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, उस वेव का, उस वेव का एम्पलीट्यूड। और साउंड वेव के केस में जो ये एम्पलीट्यूड होता है साउंड वेव का, उस पर डिपेंड करती है साउंड की लाउडनेस। साउंड जो कितनी लाउड सुनाई देगी, कितनी तेज सुनाई देगी, वो किस पे डिपेंड करता है, साउंड के एम्पलीट्यूड पे। तब देखो यहां पे इसका एम्पलीट्यूड कम था, यानी इसकी लाउडनेस कम थी। यहां तक जब ये पहुंच, तब देखो क्या हो रहा है, हर बार ये रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इसके साउंड के रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, देखो ये जो वेव निकली ना, यहां से जो साउंड वेव निकली, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इन सारी वेव के एम्पलीट्यूड का सम होगा। मतलब इन सारी वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो ऐड होता जाएगा। जितनी बार रिफ्लेक्ट होगी एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा ऐड होता जाएगा, उतना ज्यादा ऐड होता जाएगा। ठीक है, साउंड वेव के केस में यहां से आई, एम्पलीट्यूड कुछ ऐड हो गया थोड़ा सा, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर थोड़ा सा ऐड हो गया, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर थोड़ा सा ऐड हो गया, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर सारा ऐड हो गया। मतलब ये सारा जो एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो था, यहाँ पे कुछ एम्पलीट्यूड था, मान लो कुछ भी रहा होगा। ठीक है, ए मान लो यहाँ पे कुछ एम्पलीट्यूड था। ठीक है, यहां तक जब ये पहुंची तो ये एम्पलीट्यूड जो है ये
इंक्रीज हो चुका होगा, मतलब ए में कुछ ऐड हो गया होगा। सोचो एक ए है कोई नंबर, उसमें कुछ भी हमने प्लस करेगा, तो प्लस करते हैं तो वो एक क्वांटिटी बढ़ती है ना, प्लस करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो यानी एम्पलीट्यूड जो होता है वो यहां से यहां तक जाते हुए इंक्रीज हो जाता है। यानी जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो क्या कर सकता है, साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ा सकता है। रिफ्लेक्शन ऑफ, लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड increases its amplitude, increases its amplitude। एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया मतलब क्या इंक्रीज होगी, लाउडनेस। लाउडनेस, यहां जो साउंड धीमी सुनाई दे रही थी, यहां पे आके वो बहुत तेज सुनाई देगी। इस तरीके से एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से। जितनी ज्यादा बार हम रिफ्लेक्शन कराएंगे साउंड का, उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, उतनी ज्यादा लाउडनेस इंक्रीज होगी, जितनी ज्यादा बार रिफ्लेक्शन कराएंगे। ठीक है, जितनी बार रिफ्लेक्शन कराना पॉसिबल होगा हमारे लिए। इसका हम यूज कहां करते हैं, देखो कुछ डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है एक शहनाई। शहनाई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर हॉर्न ले लो, एक जो हॉर्न होता है ना, कौन बजाता है हॉर्न, अरे पहले कॉलोनी में आइसक्रीम बेचने वाले नहीं आते थे, इस टाइप का एक हॉर्न होता है। कुछ इस टाइप का सा एक हॉर्न होता था, इसको यहां से बजाते थे तो यहां से साउंड निकलती थी। इसमें देखो क्या हो रहा है, इस हॉर्न की शेप देखो, इस हॉर्न में क्या हुआ, यहां से एयर, यहां से इसने एयर को पुश किया, एयर को पुश किया तो यानी यहाँ पार्टिकल जो होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड प्रोड्यूस है, देखो साउंड प्रोड्यूस है, ये यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ ये देखो रिफ्लेक्ट होती जा रही है, लगातार रिफ्लेक्ट होती जा रही है। ये देखा किस तरीके से साउंड कितनी बार रिफ्लेक्ट हुई। अब सोचो यहाँ पे मैग्नीट्यूड, अगर यहाँ पे अगर साउंड का एम्पलीट्यूड कम रहा होगा तो रिफ्लेक्ट होते होते यहां तक उसका एम्पलीट्यूड तो भाई ऐड होते होते एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, साउंड की लाउडनेस इंक्रीज हो गई। इस वजह से जो हॉर्न होता था वो हमको लाउड सुनाई देता था। इसी तरीके से मेगाफोन जो होते हैं, कहीं पे देखा अनाउंसमेंट वगैरह होती है तो एक मेगाफोन हाथ में लिया जाता है, एक मेगाफोन जैसा होता है, मेगाफोन मतलब एक डिवाइस होता है देखो इस टाइप का। यहाँ पे इसमें इस टाइप से एक हैंडल लगा होता है, इसको यूं पकड़ लेते हैं इस हैंडल को, और फिर इसमें इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो वो होता है मेगाफोन। अभी देखो इसमें क्या होगा, यहां से देखो आई साउंड, एक साउंड, और जब हम बोलते हैं ना तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक साउंड वेव निकलती है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक साउंड वेव निकलती है, कई सारी साउंड वेव निकलती हैं। साउंड वेव आई, ये देखो यहाँ आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल गई। अगर इसकी मैं लेंथ लंबी कर देता तो और बार और 2-3 बार रिफ्लेक्शन हो जाता। ठीक है, अभी मैंने इसको एक बार ही रिफ्लेक्शन देखा, मतलब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें भी साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, इस तरीके से आई इस डायरेक्शन में, ये रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहां रिफ्लेक्ट हुई, फिर बाहर निकली। इसमें यानी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इस वजह से इससे क्या होता है, इसको हम जब पब्लिक में हमको कोई अनाउंसमेंट करनी हो तब इसको यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो साउंड है वो और ज्यादा लाउड होकर पब्लिक को सुनाई देती है। ठीक है, और ज्यादा लाउड हो जाती है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को सुना सकें। ठीक है, मेगाफोन में यूज कर सकते हैं इसको हम। और कहां यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप। कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे, जाहिर सी बात है गए होंगे। ठीक है, डॉक्टर के पास एक डिवाइस होता है जो कि डॉक्टर हमेशा अपने गले में लटका के घूमते हैं। एक डिवाइस होता है जो कि वो हमेशा अपने गले में रखते हैं। इस टाइप का एक डिवाइस होता है। ठीक है, इस टाइप का एक डिवाइस होता है डॉक्टर के पास। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप बोलते हैं इस डिवाइस को। इससे क्या करता है डॉक्टर,
डॉक्टर क्या करते हैं, इससे हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको सुन सकते हैं। हमारी हार्ट बीट हुई, पल्स रेट हुआ, जो भी हमारे जो इस तरीके की हल्की साउंड होती है हमारी बॉडी में, हार्ट बीट जो होती है, ब्लड का फ्लो हुआ, उसको सुन सकते हैं वो लोग। क्या ब्रीथिंग हुई, उसको सुन सकते हैं वो। इससे उसको क्या करते हैं, हियर करते हैं। ये एक पाइप लगा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक डायफ्राम लगा होता है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है स्टेथोस्कोप में, ठीक है। स्टेथोस्कोप में हो क्या रहा है, इसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लग रहा है, ठीक है। यहां से निकल के जाता है एक पाइप, एक इस टाइप का पतला सा एक पाइप जाता है यहां निकल के, इस टाइप से, ठीक है। एक पाइप निकल के जाता है। अब देखो क्या हुआ, ये जो इसका डायफ्राम है, इसको मान लो उसने हार्ट पे लगाया इसको और हार्ट बीट सुनने की कोशिश की, तब क्या होगा, हार्ट, हमारा हार्ट क्या करता है, बॉडी के अंदर क्या करता है, वाइब्रेट, पंप करता है, पंप इस तरीके से पंप करता है, इस तरीके से पंप कर रहा है, क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है, एक तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट क्या कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब देखो हार्ट वाइब्रेट हुआ, हार्ट के वाइब्रेशन पे ये रखा हुआ है डायफ्राम, हार्ट वाइब्रेट हुआ तो हार्ट के साथ साथ ये भी वाइब्रेट हुआ, ये वाइब्रेट हुआ तो इसके अंदर, इस पाइप के अंदर जो एयर के पार्टिकल थे उसने इसको स्ट्राइक किया, और एयर के पार्टिकल मूव करना शुरू करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो साउंड प्रोड्यूस होगी। अब देखो, अब होगा खेल, देखो साउंड प्रोड्यूस, ये रिफ्लेक्शन, ये देखो हो गया खेल शुरू। जो साउंड प्रोड्यूस हुई थी, अब देखो कितनी बार रिफ्लेक्ट होगी। साउंड इसमें ऐसा नहीं है कि यहां से साउंड प्रोड्यूस हुई तो वो सीधे सीधे आ गई, ऐसे नहीं आती इसमें साउंड। इसमें साउंड आती है टकराते हुए, लड़ती हुई आती है, कभी ऊपर टकराई फिर नीचे टकराई फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती हुई आती है साउंड इसमें। रिफ्लेक्ट होते फिर यहाँ पे भी जो होता है, यहाँ पे तो एक बड लगी होती है, यहाँ पे भी पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पाइपलाइन टाइप का, ठीक है। फिर इसमें पहुंच गई, इधर गई, और कुछ पार्ट इसका इधर गया, दोनों पार्ट गए, यहाँ पे फिर रिफ्लेक्ट होगी। मतलब कुल मिला के ये पूरे पाथ में साउंड जो रिफ्लेक्ट होती है मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। जो अभी हमने दो एग्जांपल देखे थे इससे पहले, वहां पे भी क्या था, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे थे। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे थे। अब सोचो, यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हुई थी हार्ट के वाइब्रेशन से, वो बहुत कम थी, वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम उसको सुन सकें, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते क्या इंक्रीज हो गया, लाउडनेस, और यहाँ पे वो काफी अच्छे से सुनाई दे जाती है। सोचो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो साउंड रिफ्लेक्ट हो रही थी उसका हमने कितना बड़ा एप्लीकेशन निकाल लिया। यहाँ पे हम अपनी हार्ट बीट सुन सकते हैं, कितना बड़ा एप्लीकेशन निकल आया उसका, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, जो कि ऐसे ही हो रहा था। साउंड का रिफ्लेक्शन हमेशा से होता आ रहा है, साउंड की भी प्रॉपर्टी है। ऐसा तो नहीं है ना साउंड जो अभी निकल के आई है कहीं से, साउंड तो भाई जब यूनिवर्स बना है तभी से साउंड है, वो तो साउंड तो है ही ना। उसके रिफ्लेक्शन का हमने किस तरीके से यूज किया, तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और उसके यूजेस। अब देखते हैं कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि एको हुआ और रेवर्बरेशन हुआ, उनको देखते हैं क्या है वो। एको और रेवर्बरेशन, देखो पहले हेडिंग डालो एको। एको एको में क्या होता है, पहले तो चलो डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले समझो इसको होता क्या है। कभी देखा होगा यार, कहीं ना कहीं तो देखा होगा, मान लो कोई बहुत ही ज्यादा, कई बार दिखाते हैं ना टीवी में, माउंटेन रेंज है एक, कई सारे पहाड़ है, वहां पे एक लेक है, मतलब बहुत ही सुंदर सा वहां पे सीन है, बिल्कुल सीनरी बनी हुई है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, लोग चिल्लाते हैं तो उनको अपनी ही आवाज सुनाई देती है, उनको अपनी ही आवाज कई बार सुनाई देती है, घूम घूम के वही आवाज सुनाई देती है, ठीक है। कुछ चिल्लाया हुआ है और वही सुनाई दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, आवाज का गूंजना कहते हैं, आवाज गूंजना, ठीक है।
एम्प्टी रूम जो होते हैं वहां पे भी यही होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, वही होता है हमारा एको। जो साउंड हमें रिपीट होकर सुनाई दे रही है वो क्या है हमारा, वही है हमारा एको। देखो अब इसकी डेफिनेशन, रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एको। साउंड का रिपीट होना, रिपीट होकर सुनाई दे रही है, वही साउंड हमको बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। रिपीट हो रही है साउंड किस वजह से, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से। अभी देखते हैं कैसे होता है रिफ्लेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, एको, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं ये एको हो कैसे रहा है। मान लो एक क्लिफ है, यहां पे नीचे खाई है, यहां पे एक इंसान खड़ा हुआ है, यहां पे एक इंसान खड़ा हुआ है, यहां पे माउंटेन है इसके सामने, ठीक है। यहां पे इसके सामने माउंटेन है, ठीक है। इसके सामने क्या माउंटेन है, कई सारे सामने माउंटेन है, यहाँ नीचे एक लेक, यहाँ नीचे एक रिवर भी फ्लो हो रही है, ठीक है। यहाँ नीचे एक लेक फ्लो हो रही है। अब ये इंसान क्या करता है, यहां से कुछ चिल्लाता है, कुछ बोलता है, ठीक है। इसने यहां से कुछ साउंड प्रोड्यूस करी, ठीक है, कुछ साउंड प्रोड्यूस की, ठीक है। अब क्या होगा, इसने यहां से साउंड प्रोड्यूस करी, तो पहले तो इसको ये साउंड इसने बोला तो यहीं पे सुनाई दे गई। अब क्या हुआ, ये साउंड गई, साउंड गई, सामने था एक माउंटेन, माउंटेन से वापस स्ट्राइक होने के बाद ये वापस आई, माउंटेन से स्ट्राइक होने के बाद, माउंटेन से देखो माउंटेन तक गई सामने और स्ट्राइक किया, माउंटेन से टकराई और बाउंस बैक हो गई, वापस आई और वापस इसको एक बार और सुनाई दी। पहले तो एक बार यहां सुनाई दी, फिर एक बार और सुनाई दी, और ऐसा कैसे, ये देखो, और ऐसा भी हुआ, इसने बोला तो इस माउंटेन से टकरा के वापस आई, फिर साउंड आगे गई, इस माउंटेन से भी इस तरीके से, और आगे गई, इस माउंटेन से भी आई, इधर गई, इस माउंटेन से भी आई। तो यानी 3 माउंटेन से आवाज आ रही है इसके पास, यहाँ आई, ये भी यहां तक आई, ये भी यहां तक आई, 3 माउंटेन। तो इसको ये आवाज जो है वो बार बार सुनाई देगी, मतलब इस तरीके से साउंड गई और अलग अलग माउंटेन से स्ट्राइक बैक हो गए, वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आई, और इसको बार बार वही साउंड सुनाई दे, रिपीट हो रही है साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है इसके लिए। तो यहाँ पे इस रेंज में क्या हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एको। ये क्या हो रहा है, एको हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, एको। अच्छा एको जो है, अच्छा अभी मैं बोल रहा हूं तो अभी मुझे तो कोई एको सुनाई नहीं दे रहा, अभी मैं बोल रहा हूं तो कोई एको सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों? क्योंकि एको होने के लिए, मान लो देखो, एको होने के लिए क्या जरूरी था, एक तो वो इंसान जो कि बोल रहा है, यानी सोर्स ऑफ साउंड, एक तो वो सोर्स जहां से साउंड आ रही है, और एक वो ऑब्जेक्ट जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है साउंड को। तो एको होने के लिए एक कंडीशन है, इनके बीच का एक मिनिमम डिस्टेंस है, एक मिनिमम डिस्टेंस है इनके बीच का 17.4 मीटर, 17.2 मीटर, सॉरी 17.2 मीटर का एक डिस्टेंस है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस, अगर इनके बीच का डिस्टेंस 17.2 मीटर से कम है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर 17.2 मीटर से कम है, तो उस केस में क्या होगा, एको सुनाई नहीं देगा। एको होगा लेकिन वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इससे ज्यादा होगा तो एको समझ में आएगा। ऐसा क्यों होता है, देखो इसको अभी प्रूव करते हैं पूरा, ठीक है। भाई साइंटिस्ट ने हमारे ईयर को स्टडी किया, हमारे ब्रेन को स्टडी किया, ठीक है। सुनते तो हम ईयर से है ना, हमारे ईयर को स्टडी किया, हमारे ब्रेन को स्टडी किया, और उन्होंने ऐसा पाया, उनको ऐसा समझ में आया कि अगर अगर दो साउंड है वहां पे, दो साउंड है अलग अलग, टू साउंड, दिवाली वाला टू साउंड नहीं, दो अलग अलग आवाजें वहां पे प्रेजेंट हैं एक जगह पे, ठीक है। अगर उन दो आवाज में एक इंसान की तरफ आ रही हैं, मान लो एक इंसान है, इसकी तरफ दो आवाजें आ रही हैं अलग अलग, दो अलग अलग साउंड, अगर इन साउंड के इस तक पहुंचने के बीच में 1/10 सेकेंड, यानी 1/10 का मतलब क्या होगा, 0.1 सेकेंड, अगर इतना गैप है,
अगर इनके दोनों साउंड के बीच में इतना या इससे ज्यादा गैप है, तब तो इसको ये दोनों अलग अलग सुनाई देंगी, मतलब ये अलग सुनाई देगी और नीचे वाली अलग सुनाई देगी। मान लो ये ए साउंड है, ये बी साउंड है, ठीक है, तो ए और बी अलग अलग सुनाई देंगे अगर इससे ज्यादा गैप है। तो अगर गैप जो है टाइम का गैप, मतलब ये भी इस तक पहुंच गई और ये वाली भी इस तक पहुंच गई, इनके बीच में अगर टाइम का जो गैप हुआ, भाई ये वाली देखो, ये जो बी साउंड है ये थोड़ी पीछे चल रही है, इससे बी साउंड इससे थोड़ी पीछे चल रही है, लेकिन अगर इनके बीच में जो गैप है टाइम का, ये टाइम का गैप अगर इससे कम है, तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन क्या करेगा, वो इन दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं करेगा, वो इन दोनों को क्या करेगा, मिक्स कर देगा। ब्रेन क्या करेगा, इन दोनों को मिक्स कर देगा। अगर उस इस दोनों के बीच में इतना टाइम, इससे कम टाइम गैप है, तो ब्रेन क्या करेगा, इन दोनों को मिक्स कर देगा। मतलब वो इन दोनों को अलग अलग करके नहीं समझ पाएगा, अलग अलग करके वो समझ नहीं पाएगा इनको, वो क्या करेगा, इनको मिक्स कर लेगा दिमाग अपने आप, ठीक है। ये तो यानी अगर सोचो एको है, ये एको होके आ रही है दोनों साउंड, ये दोनों साउंड क्या है, एको होके आ रही है, ठीक है। अब एको होके आ रही है और इनके बीच का गैप जो है वो इससे कम है, तो ये ब्रेन जो है वो इनको कैसे अलग अलग एको की तरह सुनेगा, उसके लिए तो वो एक ही साउंड बन गई और वही साउंड उसे सुनाई देगी जो उसने बोला। मान लो ये उसने यहां से, ये उसने कुछ बोला, तो एक तो भाई इसने जब बोला तब तुरंत इसके ईयर तक आवाज पहुंच गई, एक आवाज जो थी वो थोड़ी रिफ्लेक्ट होके आई। तो अगर इन दोनों के बीच में एक तो यहीं से यहीं पहुंच गई, एक पूरी रिफ्लेक्ट होके आई थोड़ी कहीं से यहाँ वॉल से, ठीक है, इनके बीच में अगर इससे कम टाइम गैप है, तो ब्रेन इनको अलग अलग समझेगा ही नहीं, उसके लिए तो ये दोनों एक ही हो जाएंगी ना, वो तो इन दोनों को मिक्स कर देगा, ठीक है। तो उस टाइम उसको एको सुनाई नहीं देगा उस इंसान को। यानी इतना टाइम गैप रखना जरूरी है दोनों साउंड के बीच में, अगर हमको एको सुनना है तो, एको सुनना है तो दोनों साउंड के बीच में इतना गैप होना कंपलसरी है, टाइम का गैप। अब सोचो ये तो हो गया टाइम का गैप, इतना तो हो गया टाइम का गैप। अगर इस टाइम की मदद से हम डिस्टेंस का गैप निकाल सके, तो कि अगर मान लो टाइम का गैप, टाइम इतना है तो डिस्टेंस कितनी होगी भाई, मान लो एक मनुष्य है, उसके सामने एक वॉल है, एक तो इसने कुछ बोला, यहां से इसने कुछ बोला और वो यहीं की यहीं, यहां से इस तरीके से घूम के वो इसके ईयर में इसको सुनाई दे गया, ठीक है। और एक क्या हुआ, यहां तक गई, यहां से रिफ्लेक्ट होके इसको सुनाई दी। अगर इनके बीच में एको होने के लिए क्या इतना गैप चाहिए हमको, इतने सेकंड्स का इतना टाइम गैप होना चाहिए। ये तो हो गया टाइम का गैप। अगर मैं बात करूं इतना टाइम के गैप के करस्पॉन्डिंग इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये हम निकाल सकते हैं। देखो क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है और क्या टाइम, और हमें एक चीज पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वो कितनी है, 344 मीटर पर सेकंड एयर में, क्योंकि ये सब कहानी तो एयर में हो रही है ना, ठीक है। इस इंसान और वॉल के बीच में क्या है, एयर, एयर में ये सब हो रहा है। तो जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अब देखो देखो एक साउंड तो इसको यहीं पे सुनाई दे गई, ठीक है, एक साउंड इसको यहां पूरा घूम के आएगी तब सुनाई देगी। मतलब इस ये जो साउंड है, ये जो घूम के आ रही है साउंड ये जो घूम के आई पूरा, इस साउंड को यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, मिनिमम इतना तो लगना चाहिए, इससे कम ना लगे। इससे कम अगर लगेगा तो एको सुनाई नहीं देगा, या तो इतना टाइम लगे या इससे ज्यादा टाइम लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा लग जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना मिनिमम टाइम लगना चाहिए। तो यहां से ये गई, ये पूरी घूम के आई, यहां पे इसको टाइम लगा इस पूरे पाथ पे, ये वाला पाथ, इस पे इसको टाइम लगता है इतना, ठीक है, ये वाला ये इसका टाइम है, ठीक है, इतना टाइम लगा इसको इस पूरे पाथ पे, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, उसमें पढ़ा है ना चैप्टर में, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मोशन चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाइम को इधर ले जाएं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। तो उसी तरीके से अब हम इस फॉर्मूले में अगर डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो देखो साउंड की स्पीड कितनी है, 344,
344 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, टाइम इतना है 0.1, तो क्या डिस्टेंस निकल आएगी? डिस्टेंस निकल आएगी। लेकिन वो डिस्टेंस कौन सी निकली? डिस्टेंस निकली इस पूरे पाथ की, क्योंकि वे टाइम तो पूरे पाथ का है ना, इस पूरे पाथ का। ये देखो, ये पूरी यहां से गई और यहां से वापस आई, इस पूरे लेंथ का। ये जो पूरी लेंथ है, इसका ये जो डिस्टेंस है ये निकल के आएगा। कितना निकल के आया यहाँ पे? इसका मल्टीप्लाई करके 34.4 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये और ये, मतलब यहां तक जाना और वापस आना, वो कितना है? 34.4। तो अगर मैं पूछूं कि इसके और इस वॉल के बीच का ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो देखो ये वाला 34.4 क्या है? इसका जाना और आना दोनों मिला के इतने हैं। तो अगर मैं पूछूं सिर्फ जाना कितना है, तो वो इसका हाफ होना चाहिए। इसका हाफ हो जाएगा भाई, ये देखो, ये जाना और ये आना, और ये सिर्फ जाना, तो ये क्या? इसका हाफ है ना। तो यानी ये वाली तो लेंथ है हमारी 34.4 मीटर, तो ये वाली कितनी होगी? इसकी हाफ, यानी 4.4 डिवाइडेड बाय 2, यानी 17.2 मीटर। मतलब एको होने के लिए उस सोर्स जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है साउंड को, वॉल हो सकती है, माउंटेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो साउंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके बीच में इतना डिस्टेंस का गैप जो जरूर होना चाहिए अगर उसको एको सुनाई देना है। तो एको सुनने के लिए इतना गैप कम से कम होना चाहिए। इससे ज्यादा हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा ब्रेन क्या करेगा? वो एको नहीं समझ पाएगा, वो उसको इंटरमिक्स कर देगा। ठीक है। अरे मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, ये लिखा हुआ ध्यान ही नहीं रहा। चलो वीडियो बैक करके लिख लेना उसको। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एको होता है। अब जानते हैं रेवर्बरेशन के बारे में। रेवर्बरेशन, ठीक है। जो हमारे ऑडिटोरियम्स होते हैं, पहले चलो नाम लिख लेते हैं। रेवर्बरेशन, जो हमारे ऑडिटोरियम्स होते हैं, ऑडिटोरियम्स का एक बड़ा सा रूम होता है ना, जिसमें मीटिंग्स होती हैं, शोज होते हैं। शायद आपके स्कूल में भी होगा एक ऐसा रूम जहां पे मतलब कॉन्सर्ट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है। ऐसा एक रूम होगा जिसमें मतलब क्या कहते हैं, पार्टीज होती हैं। ठीक है। उसको हम बोलते हैं ऑडिटोरियम। वहां पे क्या होता है? वहां पे क्या होता है सोचो। चलो एक बनाते हैं, बड़ा सा रूम है, एक बड़ा सा रूम है और यहाँ पे है स्टेज। यहाँ पे तो स्टेज है और यहाँ पे क्या है? ऑडियंस बैठी हुई है। यहाँ पे पूरे में इस तरीके से ऑडियंस बैठी हुई है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पूरे में ऑडियंस बैठी हुई, यहाँ पे है स्टेज। ठीक है। अब स्टेज पे एक इंसान क्या है? एक इंसान स्टेज पे, यहाँ पे माइक लगा हुआ है। ठीक है। और एक इंसान यहाँ पे स्पीच दे रहा है स्टेज पे खड़ा होकर। ठीक है। एक इंसान स्टेज पे खड़ा होकर यहाँ पे कुछ बोल रहा है। ठीक है। तो इस ऑडिटोरियम में क्या होगा? ऑडिटोरियम की वॉल्स हैं, चारों तरफ वॉल्स हैं। ठीक है। साउंड यहां से निकली, साउंड यहां से निकली, साउंड क्या होगा? इधर की वॉल से भी रिफ्लेक्ट होगी, इधर की वॉल से भी रिफ्लेक्ट होगी, ऊपर सीलिंग से भी रिफ्लेक्ट होगी, नीचे फ्लोर से भी रिफ्लेक्ट होगी। मतलब चारों तरफ, पीछे की, इसके जो पीछे की वॉल है उससे भी रिफ्लेक्ट होगी, फिर ऑडियंस के पीछे जो वॉल है उससे भी रिफ्लेक्ट होगी। मतलब चारों तरफ से साउंड क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वो साउंड जो है, इसने बोल दिया, इसने एक वर्ड बोला, मान लो इसने कुछ चिल्लाया जोर से, इसने बोला, क्या बोला? इसने जोर से चिल्लाया ए, इसने जोर से चिल्ला दिया ए, एक मूवमेंट के लिए ए, इसने इस तरीके से ए बोला बस। लेकिन इसने ए बोल दिया, खत्म हो गया, ये तो रुक गया। ठीक है। ए बोलने के बाद साउंड कई बार रिफ्लेक्ट हो रही है। अब साउंड क्या है इसमें? अब सोचो ऐसा भी हो रहा है, साउंड पहले इस वॉल से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इस वॉल से रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर इधर रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर रिफ्लेक्ट हुई। मतलब साउंड क्या, थोड़ी देर तक, थोड़ी देर के लिए वो जो इसने ए बोला था, वो जो साउंड थी, वो इस पूरे रूम में क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती रहेगी। यहां पहुंच गई, फिर रिफ्लेक्ट होते हुए यहां पहुंच गई, फिर यहां रिफ्लेक्ट हो गई, फिर यहां रिफ्लेक्ट हो गई। थोड़ी देर के लिए वो साउंड क्या करेगी? इस रूम में रहेगी, इस रूम में ही रहेगी, इस रूम में कहीं नहीं जाएगी। वो साउंड क्या है?
इस रूम में घूमती रहेगी एक जगह से दूसरी जगह तक, इस रूम में घूमती रहेगी। तो घूम रही है साउंड एक जगह इस रूम में, तो इन लोगों को क्या थोड़ी देर तक सुनाई देती रहेगी। इसने बोल दिया ए, इसने तो ये तो ए बोल के रुक गया, लेकिन थोड़ी देर तक भी इन लोगों को वो ए जो है वो सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि साउंड जो है कई बार रिफ्लेक्ट होकर इस पूरे रूम में घूम रही है, इस रूम में ही है, मतलब इस रूम में क्या कर रही है, परसिस्ट कर रही है, इस रूम में रुकी हुई है साउंड इस रूम में रुकी हुई है थोड़े टाइम के लिए, परसिस्ट कर रही है साउंड, थोड़ी देर के लिए इस रूम में रुक गई है। इसको हम क्या बोलेंगे, रेवर, इसको इसी को हम क्या बोलते हैं, रेवर्बरेशन, परसिस्टेंस, क्या हो रहा है, persistence of sound for short time के लिए होगा, short time due to multiple reflections is called रेवर्बरेशन, इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। तो ऑडिटोरियम्स में क्या होता है, रेवर्बरेशन होता है, मतलब इसने तो बोल दिया लेकिन ऑडियंस को थोड़ी देर तक सुनाई देता है। इससे क्या होता है, जो इसका बोलना है वो मतलब, तो ऑडियंस को सोचो, सामने वाले ने कुछ बोला, वो तुम्हें थोड़ी देर तक सुनाई दिया, तो वो तुम्हें और अच्छे से सुनाई देगा और अच्छे से माइंड में वो क्लैरिफाई होता जाएगा। इसीलिए जहां पे मीटिंग्स वगैरह होती है वहां पे ये सिस्टम लगाया जाता है, ठीक है, वहां पे रेवर्बरेशन होता है। तो यहीं पे पॉइंट्स खत्म होते हैं, एको खत्म हुआ, रेवर्बरेशन खत्म हुआ, और क्या खत्म हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का रिफ्लेक्शन हमने जाना आज के वीडियो में। साउंड के रिफ्लेक्शन में अभी और भी आएंगे इस चैप्टर में हम, उसमें क्या होगा, अभी सोनार है, एक डिवाइस है, सोनार होता है, उस वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है, उसको अभी हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अगले वीडियो में हम जानेंगे फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई थोड़ी सी बातें कि फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। ह्यूमन जो होते हैं, अगर साउंड एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रेंज में, मतलब इतने से इतने तक है, साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर इतने से इतने तक है तो उस रेंज में वो साउंड सुनाई देती है। अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई तो इंसानों को सुनाई नहीं देती। तो वो जानेंगे अगले वीडियो में। अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।